अर्जुन ग्लोबल स्टडीज पर आने वाले सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। दोस्तों, आज बताऊंगा आप लोगों को लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, साथ ही साथ जाति, लैंगिक, सांप्रदायिक विभेद का लोकतंत्री राजनीति पर प्रभाव। तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी और जाति, लैंगिक, सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, सारा इस वीडियो में हम बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी क्या होता है। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी क्या होता है, तो यहाँ पर पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए थे, लेकिन आज मैं बताऊंगा आप लोग को सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व। सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व। देखिए, उसमें पहला पॉइंट जो दिया गया है, स्वयं की पहचान को चेतना। स्वयं की पहचान को चेतना अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी पहचान को समाज में किस प्रकार से लागू करें ताकि हमें समाज तथा देश की फायदा हो सके। अगर हम अपनी पहचान को हम गलत तरीका से उपयोग करते हैं तो हमारे लिए समाज को भी और देश को भी हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं? मान कि मेरा पहचान समाज में बहुत है। अगर हम मेरा पहचान समाज में बहुत है, यदि हम अपनी जाति विशेष को, यदि हम केवल अपने ही जाति को लोगों को अगर देखभाल करेंगे तो वो दूसरे जाति को इससे हमसे वो नाराजगी पैदा होगा। हम जब किसी पार्टी से, जब अपने जाति से किसी भी मतलब उम्मीदवार खड़ा होते हैं तो सभी लोगों से हम उम्मीद करते हैं, वोटों की उम्मीद करते हैं। और जब सभी जाति के लोग अगर हमें या किसी आदमी को जब बनाता है, सरकार बनाता है, स्थानीय सरकार हो या देश का सरकार हो या स्टेट का सरकार, किसी भी समाज में जो सरकार बनाते हैं या देश में सरकार बनाते हैं, तो उसमें सभी जाति के लोग उसमें भागीदारी निभाते हैं। और भागीदारी निभाने के पश्चात यदि हम अपनी पहचान को केवल और केवल अपनी जाति विशेष के लिए कार्य करेंगे तो इससे दूसरे जाति को ठेस पहुंचेगा, और दूसरे को ही नहीं बल्कि समाज और देश को भी ठेस पहुंचेगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम अपनी पहचान को सभी के लिए अपना उपयोग करें। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, बेल्जियम एक ऐसा देश है जहाँ पर वहाँ के लोगों को बेल्जियाई कहते हैं। तो वहाँ की सबसे पहले लोग जो है अपने आप को बेल्जियाई समझते हैं। जिस प्रकार भारत के लोगों को हम भारतीय कहते हैं, उसी प्रकार बेल्जियम के व्यक्तियों को हम बेल्जियाई कहते हैं। तो वहाँ के लोग जो है पहले अपने आप को बेल्जियाई समझते हैं, फिर बाद में फ्रेंच भाषा, डच भाषा, जो भी संप्रदाय का है वो बाद में समझते हैं। अगर किसी प्रकार की अगर आपदा आता है या प्राकृतिक आपदा आता है तो अपनी जाति विशेष को भुलाकर वो समाज को बचाने में लगा रहता है। तो सबसे पहले वो अपने आप को सोचते हैं कि हम सभी एक बेल्जियाई है, एक देश के रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए कि हम एक भारतवासी है और भारतवासी के लिए सभी के लिए समानता होना चाहिए। तो यह है भारत, यह है स्वयं की पहचान की चेतना। अब मैं बताता हूँ समाज के विभिन्न समुदाय की मांग को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित कराने के तरीका। यस, तो मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि समाज में जो सभी प्रकार के विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, यदि सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय अगर सरकार से अलग अलग मांग करते हैं और उस मांगों को अगर सरकार बिना जानबूझ के या बिना समझे उसको लागू कर देते हैं, इससे देश को कभी हानिकारक भी हो सकते हैं और फायदेमंद भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, देखिए श्रीलंका में सिंहलियों की स्थिति अच्छा है। श्रीलंका में सिंहलियों की स्थिति अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये जाति विशेष पर विशेष ध्यान दिया गया है। सिंह जो जाति होते हैं उनकी जो सरकार होती है वो उनकी इच्छा अनुसार सारा काम उनके अनुसार करते हैं। लेकिन वहीं पर बगल में जो वो जाति रहते हैं, वो तमिल भाषा के या तमिल जाति रहते हैं, उनको कोई देख रेख नहीं रहता। उनकी स्थिति क्या है? बहुत बुरा हो गया है। तो इस स्थिति में सरकार को यह देखना चाहिए कि हमें देश के बारे में सोचना चाहिए कि श्रीलंका में की समानता से सभी रह सकें। लेकिन वो जातिवाद के कारण वो आदमी अपने आप को केवल जातियों को बचाने में लगा हुआ है। इससे देश की क्या होता है? घातक होता है, देश को हानिकारक होता है, देश को अगर फायदा होता है, देश को हानि होता है। तो इस प्रकार उसके बाद देखिए भारत में क्या होता है कि भारत में हिंदी के साथ इंग्लिश को मान लेना ही एक उचित माना जाता है। हिंदी के साथ इंग्लिश भाषा को मान लेना उचित समझे जाते हैं, क्योंकि हम लोग जहां भी जाते हैं किसी भी देश के बाहर तो इंग्लिश उपयोग करते हैं ताकि हम लोग की भी मान प्रतिष्ठा बना रहता है। लेकिन हम लोग अभी की बात है
कि मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि हम मातृभाषा सभी देशवासी एक मातृभाषा के आधार पर अपनी कार्य करें। ये हमें भी और समाज को और देश को भी यही उम्मीद है, और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम अपना एक देश की एक मातृभाषा बनाएं, ताकि इस भाषा के आधार पर हम किसी भी देश में हम अपनी पहचान बना सके। चलिए हम आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को सन्निहित करता है। लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को सन्निहित करता है। कहने के तात्पर्य है कि समाज में सामाजिक विभेदों को हटाकर एक सामाजिकता माने समाजवादी को स्थापना करते हैं। और समाजवादी को कैसे स्थापना करेंगे भैया? समाजवादी लोग, यानी कि समाज को कैसे डेवलपमेंट कर विकास कैसे कर सकते हैं। तो ये लोग सन्निहित समाज को जो है समाज को सन्निहित तब कर सकता है जब समाज में कुरीतियों की दूर करने के लिए जब समाजवाद उत्पन्न होंगे, जब समाजवाद का निर्माण होगा, तभी हम दूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर समाजवादी हैं, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी, ये जातिवाद रंग रूप के जो रंग भेद होते हैं इनका ये विरोध करता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यदि आज भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो ये निचले वाली जाति के लोग को दुनिया ना जाने क्या होते। फिलहाल हम आप लोग को ये बता देता हूँ कि ये लोग समाजवाद है, और समाज की केवल निचले ही जाति को नहीं, सभी जाति को समानता मिले, सभी लोग अपनी हक से जिए, इनके लिए उद्देश्य रहता है। समाजवाद को ये नहीं जो निचली जाति ऊपर रहे और ऊपर जाति निचली, नहीं। समाजवाद का यही होता है कि सभी लोग समानता से जिए, सभी को समान से जीने का हक है, क्योंकि हम एक इंसानियत एक इंसान है और देशवासी हैं, सभी लोग समानता है। तो समान से जिए, अपनी समानता से कार्य करे, समाजवादी का यही रहता है। ये उसमें समाजवादी का ये नीति नहीं रहता है कि बड़े जाति छोटी जातियों को हमेशा सताए और उसके बाद अगर विकास हो जाए तो छोटी जाति बड़ी जातियों को कुछ कहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। समाजवाद में यही रहता है कि सभी लोग समानता से जिए, ये समाजवाद का अपना उद्देश्य रहता है। तो समाजवादी ही सामाजिक समूहों को सन्निहित कर सकता है।